हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं सुपर टेट के लिए इंग्लिश का सेट नंबर 9 और ये प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों को पता है कि एक ही इस तरह से ऑब्जेक्टिव का अभी एक ही सुपर टेट का पेपर हुआ था 2019 में, जो कि मैं शुरू में डिस्कस करा चुका हूँ। उसके बाद मैंने 10 क्यूज के अपने बनाए सेट कराए हैं। 10 क्यूज का मतलब 10-10 क्वेश्चन के आज ये नवा सेट कराने जा रहा हूँ। मतलब 10-10 क्वेश्चन के 8 सेट में ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ। वो सब आप लोगों को अवेलेबल है, चैनल पे जाइए देख लिए उन 10 को। इनके PDF भी अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पर, और इनका सब वीडियो डिस्कशन भी अवेलेबल है। और ये 9वें सेट का भी PDF अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करिए, पहले PDF सॉल्व करिए। PDF सॉल्व करने के बाद फिर आप अपना डिस्कशन देखिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा हो, आपका कोई और आंसर आया था, मैंने कोई और बताया, अगर बताने पे समझ में आ गया तो द बेस्ट है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, या फिर कोई टॉपिक है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, उस पर कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। ठीक है, तो इन वादों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग सेट। और ये है सेट 9। तो सेट 9 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाया हूँ मैं जानबूझ करके, मज़ा आएगी इसको करने में। पिछले वाले सेट में हमने पैसेज रखा था पोएम का, इसमें प्रोज का रखा है, अगले में फिर पोएम रखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मामला है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो इसमें हमें करना है कि क्वेश्चन डायरेक्ट में दिया हुआ है, देखिए ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इंटरोगेटिव का मामला है, तो देखते हैं क्या करना है। इंटरोगेटिव में ये तो देखिए सेट टू लगा होता है, तो इंटरोगेटिव में सब में आस्क्ड लग जाता है, सब में आस्क्ड लगा हुआ है। ठीक है, और जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है इसकी जगह पर या तो इफ़ वेदर लगता है, या फिर वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो लगाना होता है वो लग जाता है। अब यहाँ पर व्हाई लगा हुआ है, अगर व्हाई से शुरू होता है तो हम इनडायरेक्ट पढ़ते समय हमने देखा था कि इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस होता है और वो सेंटेंस शुरू किसी इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव एडवर्ब से होता है तो वहाँ पे हम कोई कंजंक्शन लगाते नहीं है, ना तो दैट, ना तो इफ़, ना तो कुछ नहीं। ये जो आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, जो कनेक्टर है, खुद ही कनेक्टर का काम करने लगता है। तो ये व्हाई की जगह पर व्हाई ही रहेगा और कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। देखिए तो आस्क्ड के साथ यहाँ दैट लगा हुआ है, ए वाले में दैट लगता नहीं, यहाँ पे एक गलती ये हो गई। दूसरी बात, अब ये तो गलत हो गया, हमें देखना ही नहीं है। अब बात आई डिड की, तो जब एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस कहाँ से आ गई, यहाँ पे डायरेक्ट में डिड होता है और ये पास्ट टेंस में होता है। सेट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो डिड की जगह क्या आ जाता है, हैड आ जाता है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो डिड यू कम, तो डिड की जगह क्या हो जाएगा, डिड की जगह हैड कम हो जाएगा। तो देखें किस में हैड कम है, यहाँ हैड कम दिया हुआ है, यहाँ डिड कम दिया हुआ है, ये गलत हो गया। यहाँ हैड कम दिया हुआ है और यहाँ हैड कम दिया हुआ है, इतने में हो गया हमारा। दो हमारे कट चुके हैं, पहला वाला ए वाला और बी वाला हमारा ऑलरेडी कट चुका है। एक बात और है कि ये जो यू लगा हुआ है, ये यू क्या होगा, यू किसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए, सुरेश के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए। तो यू सुरेश के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए था, उसकी जगह पर ही होना चाहिए, और यहाँ पर यू को बदला नहीं है, इसलिए सी वाला भी गलत हो गया। अब हमारे पास एक ही आंसर बचा है, डी वाला। तो यहाँ देखिए वाई की जगह पर वाई रखा, आस्क्ड की जगह पर आस्क्ड है, वाई की जगह वाई है, ही आया, और डिड की जगह पर हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो आंसर है वो क्या है, डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ये है एरर का क्वेश्चन। देखिए ये एरर का क्वेश्चन है, वैसे भी स्लैश लगा होता है और लास्ट में नो एरर लगा होता है, तो ये समझ जाइए कि एरर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें क्या एरर क्या है। द कोर्स सब्जेक्ट हो गया, विल कंप्लीट ये वर्ब हो गई हमारी, बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम, ये बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, द वो कोर्स विल कंप्लीट बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, तो द कोर्स सब्जेक्ट है और कंप्लीट वर्ब है। अब इसमें क्या द कोर्स के साथ कंप्लीट ठीक है, क्या ऐसा लग सकता है एग्ज़ाम में,
या क्या ऐसा सेंटेंस बनाया जा सकता है? तो देखिए, इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट और वर्ब में रिलेशन क्या है। सब्जेक्ट और वर्ब में रिलेशन क्या है? अगर सब्जेक्ट वर्ब का डूअर है तब तो एक्टिव वॉइस है, नहीं तो पैसिव वॉइस है। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि द टीचर, ठीक है, लिखा हमने द टीचर कंप्लीटेड, द टीचर कंप्लीटेड द कोर्स। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बहुत कायदे से ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत कंसंट्रेट रहिएगा। द टीचर कंप्लीटेड द कोर्स, इसमें कंप्लीटेड क्या है? हमारी वर्ब है, और द टीचर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, यह सब्जेक्ट है। तो क्या इसी सब्जेक्ट ने इस काम को किया है? क्या इसी सब्जेक्ट ने इस काम को किया है? क्या ये डूअर है? कंप्लीटेड, ठीक, कोर्स कंप्लीट करने का काम टीचर ने ही किया है, बिल्कुल किया है। तो कोर्स कंप्लीट करने का काम टीचर ने किया है, इसलिए टीचर डूअर है और सब्जेक्ट भी है। अगर वो डूअर और सब्जेक्ट दोनों है तो हमारा रिलेशन क्या होगा? वर्ब सब्जेक्ट या एक्टिव वॉइस का होगा। एक्टिव वॉइस का होगा द कोर्स और विल, अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं देखना है, हमें यहाँ देखना है द टीचर कंप्लीटेड, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। तो इनका एक्टिव रिलेशन है, जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव डूअर है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हुआ, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए दूसरा हम इसी पर आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे लिखा है द कोर्स विल कंप्लीट, ठीक है, द कोर्स विल कंप्लीट। अभी हम आपके आ जाएंगे इसी क्वेश्चन पर, द कोर्स विल कंप्लीट, ठीक, द कोर्स विल कंप्लीट, ये हो गया। अब ये बताइए कि विल कंप्लीट हमारी वर्ब है और द कोर्स क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या ये हमारा सब्जेक्ट विल कंप्लीट का जो सब्जेक्ट है कोर्स, क्या ये उस वर्ब का डूअर है? क्या कोर्स, क्या इसको कंप्लीट करने का काम कोर्स करेगा? क्या यही सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट उस कार्य को कर नहीं रहा है, मतलब ये डूअर नहीं है। और अगर ये डूअर नहीं है तो ये सेंटेंस किस में होगा? एक्टिव वॉइस में नहीं, तब किस में होगा? तब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। और पैसिव वॉइस में होता है जब, तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं? फ्यूचर की पैसिव वॉइस में विल के बाद बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये होना चाहिए था स्ट्रक्चर। आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन है द कोर्स विल कंप्लीट। ये जो कंप्लीट है, ये जो वर्ब है क्या इस काम को इस सब्जेक्ट ने किया है? ये सब्जेक्ट तो है, क्या डूअर है? डूअर नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? ये होना चाहिए था पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में होना चाहिए था, यानी कि यहाँ विल के बाद बी लगाना चाहिए था और कंप्लीट का कंप्लीटेड होता। दैट मीन्स कि बी वाले पोर्शन में गलती है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? बी। इसकी जगह पर सेंटेंस सही क्या होता? सेंटेंस होता द कोर्स विल बी कंप्लीटेड बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम। तो द कोर्स विल कंप्लीट की जगह द कोर्स विल बी कंप्लीटेड होना चाहिए और बी वाला आपका आंसर हुआ, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगी समझाने में, तो जब कुछ में थोड़ी टेक्निकल बात फंसेगी तो क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको हमें अच्छे से समझाना पड़ेगा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लीज़ अवॉइड डैश द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब क्या हुआ कि आप रूल्स एग्जामिनेशन के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करिए। अवॉइड का मतलब क्या होता है? ओबे करना या कैरी आउट करना, ठीक है ना। तो अवॉइड के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है बाय, फिक्स है वो, अवॉइड के साथ बाय ही लगाना है आपको, दूसरा कोई प्रीपोजिशन लगा ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि ये अच्छा लग रहा है और ये ख़राब लग रहा है, यहाँ अच्छा लगने वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता। अवॉइड के साथ बाय फिक्स है, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पैसेज का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज पढ़ना है तो मैंने आपसे पहले ही बता रखा है, पैसेज पढ़ने के पहले हमें क्या पढ़ लेना चाहिए? क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको पैसेज पढ़ना हो तो पैसेज पढ़ने के पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज पर आइए। तो क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन लिखा है कि मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्न विद, मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्न विद, अब ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो इसी से रिलेटेड आप पैसेज में कोई चीज़ ढूंढिएगा, मॉडर्न मेडिसिन के बारे में कोई बात की गई होगी यहाँ पर, और मॉडर्न मेडिसिन का क्या कंसर्न किस चीज़ से है वो हमको ढूंढना है। तो मतलब पहला जो चौथा क्वेश्चन हमें ढूंढना है वो कंसर्न ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है, ठीक है।
चलिए ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, जब वहाँ पर मिलेगी ये चीज़ तब हम ढूंढेंगे, थोड़ा कंसंट्रेट हो जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है द पैसेज टेल्स अस। तो पैसेज टेल्स अस, ये क्वेश्चन जो होगा वो इंटायर पैसेज पर होगा, ठीक है ना, एक बात पे नहीं होगा, ये किसी एक पैराग्राफ नहीं है, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने के बाद इसका आंसर मिलेगा कि पैसेज हमें किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, पैसेज किस बारे में है और मॉडर्न मेडिसिन का कंसर्न किस चीज़ से है। चलिए आइए पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज में क्या लिखा है, इन द वर्ल्ड टुडे, आज की दुनिया में, वी मेक हेल्थ एन एंड इन इटसेल्फ, मतलब वी मेक, हम हेल्थ को ही लक्ष्य बना रखे हैं। वी मेक हेल्थ एज एन एंड, हेल्थ को लक्ष्य बना रखे हैं। वी हैव फॉरगॉटन दैट हेल्थ रियली मीन्स, हम ये भूल गए हैं कि हेल्थ का जो रियली मीनिंग है वो है टू एनेबल अ पर्सन टू डू हिज वर्क एंड डू इट वेल, कि कोई आदमी कोई काम करने में सक्षम हो और अपने काम को अच्छे से कर सके, इसी को हेल्थ कहते हैं। वो थ्योरी हो गई, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब देखिए अ लॉट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन की ही बात हुई थी। पहला क्वेश्चन जो इसमें था वो किस बारे में था, मॉडर्न मेडिसिन की बात थी। तो मॉडर्न मेडिसिन पे हमें हाईलाइट करना है, हमें थोड़ा कंसंट्रेट रखना होगा। तो अ लॉट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड दिस इंक्लूड्स मेनी पेशेंट्स एज वेल एज, मॉडर्न मेडिसिन और उसमें कुछ पेशेंट्स भी शामिल है, एज वेल एज मेनी फिजिशियंस, और उसमें बहुत सारे फिजिशियंस भी शामिल हैं। पे वेरी लिटिल अटेंशन टू हेल्थ, मॉडर्न मेडिसिन के साथ और कुछ पेशेंट्स के साथ और कुछ फिजिशियंस के साथ एक बात ये है कि ये लोग बहुत कम, बहुत लिटिल अटेंशन देते हैं हेल्थ को, बट वेरी मच अटेंशन टू दोज, ये लोग ज़्यादा अटेंशन उनको देते हैं हु इमेजिन दे आर इल, मतलब ये लोग उनको ज़्यादा अटेंशन देते हैं जो इमेजिन करते हैं, जो कल्पना कर लेते हैं कि वो बीमार है, मतलब काल्पनिक बीमार लोगों पर मॉडर्न मेडिसिन का, पेशेंट्स का और फिजिशियंस का कहीं ज़्यादा अटेंशन है और रियल हेल्थ पर इनका अटेंशन लेस है। ठीक है, इतनी बात हो गई। A great concern with health is shown by the medical columns in newspaper, हमारा ज़्यादा कंसर्न हेल्थ को लेकर के कहाँ होता है, न्यूज़पेपर में जो मेडिकल कॉलम निकलता है वहाँ पर। द हेल्थ आर्टिकल इन पॉपुलर मैगजीन, जो मैगजीन्स होती हैं, मैगजीन्स के जो आर्टिकल होते हैं हेल्थ को लेकर के हम वहाँ ध्यान देते हैं। एंड द पॉपुलरिटी ऑफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स, और जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स होते हैं उनकी पॉपुलरिटी पर हमारा ध्यान चला जाता है, जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं वहाँ चला जाता है। और क्या होगा, एंड ऑल दोज बुक्स और मेडिसिन्स, ठीक है, मेडिसिन पर जो किताबें लिखी गई हैं वहाँ हमारा ध्यान चला जाता है। टू टॉक अबाउट हेल्थ ऑल द टाइम, दिन भर हेल्थ के बारे में बातें करना। वी टॉक अबाउट हेल्थ ऑल द टाइम, हम दिन भर हेल्थ की बातें करते रहते हैं। येट फॉर द मोस्ट पार्ट द ओनली रिजल्ट इज़ मोर पीपल विद इमेजिनरी इलनेस, इसका रिजल्ट क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, इमेजिनरी हेल्थ, मतलब हर जगह हेल्थ के बारे में सुन रहे हैं। न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा आ जाता है कि अगर आप ऐसे सांसें ले रहे हैं तो आप ये बीमार हैं, आपका अंगूठा ऐसा दिख रहा है, आपकी जीभ ऐसी दिख रही है, आपकी नाक ऐसी दिख रही है, ठीक है, कान लाल हैं तो आपको ये बीमारी, जितना न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन वगैरह में जितना सिम्टम निकलता जाता है, अगर उस सबको आप पढ़ते रहेंगे तो अपने आप को बीमार मान लेंगे। इस तरह से किया जा रहा है। टीवी पर ऐसे ऐसे ऐड दिए जाते हैं, इस तरह के ऐड दिए जाते हैं कि आप बीमार नहीं हैं तो आप अपने आप को बीमार मान लेंगे। तो वही चीज़ है, एक इमेजिनरी इलनेस आप वो कर लेंगे। ठीक है, अ हेल्दी मैन शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम, हेल्दी मैन जो होता है ना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता टॉकिंग अबाउट हेल्थ, वो हेल्थ के बारे में बात करके नहीं काम करता, बल्कि वो क्या करता है, हेल्थ पर अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है, ये था हमारा पैसेज। अब चलिए देखते हैं कि ये पहला वाला जो क्वेश्चन था कि मॉडर्न मेडिसिन इज़ प्राइमरली कंसर्न विद, उसमें मॉडर्न मेडिसिन के साथ कुछ और लोग थे। मॉडर्न मेडिसिन है, कुछ पेशेंट्स हैं और कुछ फिजिशियंस हैं। उनका बेसिक कंसर्न क्या था, बेसिक कंसर्न में दिखा हुआ था कि लिटिल कंसर्न उनका हेल्थ के साथ होता है और मच मोर कंसर्न किसके साथ होता है, इमेजिनरी सिकनेस के लिए होता है। तो अब देखिए यहाँ आंसर दिया है प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ, तो मॉडर्न मेडिसिन प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ पे कंसर्न करती है, ये तो दिया ही नहीं है। पीपुल सफरिंग फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, ये बात दी है।
पीपल सफरिंग फ्रॉम रियल इलनेस पे वो कहाँ ध्यान देते हैं, वो तो इमेजिनरी इलनेस पर ध्यान देते थे, ये वाली बात है। इंक्रीज एफिशिएंसी इन वर्क, एफिशिएंसी पे वो काम नहीं करती। मॉडर्न मेडिसिन उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देती है जो इमेजिनरी इलनेस पर इमेजिनरी रूप से बीमार हैं, काल्पनिक रूप से बीमार हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर इसमें सही कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। ठीक, डाउट लगे तो ऊपर से फिर पैसेज पढ़ के देख लीजिएगा, आपको वही आंसर मिलेगा। द पैसेज टेल्स अस, इस पैसेज में किस बारे में बात की गई है, किस बारे में बात की गई है। हाउ मेडिसिन शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, दवा कैसे बनाई जाए, इस बारे में बात हुई है, बिल्कुल नहीं। व्हाट अ हेल्दी मैन शुड डू और शुड नॉट डू, एक हेल्दी मैन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या व्हाट टेलीविज़न प्रोग्राम शुड बी अबाउट, टेलीविज़न प्रोग्राम किस बारे में होना चाहिए, इस बारे में बात नहीं हुई है। अभी लिखा है कि हाउ बेस्ट टू इमेजिन इलनेस, बीमारी को इमेजिन करना कितनी अच्छी बात है, तो इन्होंने अच्छी बात नहीं कही, ख़राब बात कही। तो आंसर क्या होगा, व्हाट अ हेल्दी मैन शुड नॉट डू, एक हेल्दी मैन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बात कही गई है। शुरुआत से ये कही गई है कि मॉडर्न मेडिसिन इमेजिनरी इलनेस पर ज़्यादा फोकस करती है। नीचे लिखा हुआ था कि जो हेल्दी आदमी होता है वो बातों पर अपना टाइम नहीं वेस्ट करता है, बल्कि वो उसको क्या काम करना है उस पर काम शुरू कर लेता है। तो जो आपका आंसर होगा वो बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बी वाली बात को हमारे पैसेज में कहा गया है और ए वाली बात, सी वाली बात और डी वाली बात कही ही नहीं गई है। हालांकि इसमें इमेजिनरी इलनेस की बात हुई है, लेकिन ये नहीं कहा गया हाउ बेस्ट टू, कितना अच्छा होगा हम इमेजिनरी रूप से बीमार हो जाएं, ये बात नहीं कही थी। सी में आ जाओ, व्हाट टेलीविज़न प्रोग्राम शुड बी, हालांकि हेल्थ पर टेलीविज़न प्रोग्राम की बात हुई थी, लेकिन ये बात हुई थी कि टेलीविज़न प्रोग्राम पर भी आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बताया करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बताया करते हैं। अब ये नहीं कहा गया था कि टेलीविज़न प्रोग्राम कैसे होने चाहिए, पैसेज में इस तरह का डिस्कशन हुआ ही नहीं है कि प्रोग्राम कैसे बनने चाहिए टेलीग्राम पर नहीं था, ये पैसेज मेडिसिन पर था, ठीक है। इसलिए सी भी गलत हो गया। समझ में आ गया कि क्यों हमारा आंसर बी सही हुआ, क्योंकि बी ही वाली वो बात है जो पैसेज में कही गई है। ए में सी और डी वाली जो बात है वो पैसेज में कही ही नहीं गई। हालांकि इससे रिलेटेड बात थी, लेकिन ये बात नहीं थी जो यहाँ ऑप्शन में थी, ठीक है। और हम कभी भी अपने मन को नहीं डालते हैं, जब भी आप पैसेज करोगे तो अपने मन की चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा पैसेज डिस्कशन वाला नहीं देखा हो तो फिर ज़रूर देख लीजिए। अभी मैंने कल परसों में एक वीडियो, एक डिस्कशन डाला है। डिस्कशन क्या, वो एक करीब 40 मिनट का लेक्चर है कि हाउ टू सॉल्व पैसेज, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग कैसे सॉल्व करें, कैसे अधिक से अधिक नंबर ले आएँ, इस पर मैंने एक स्ट्रेटजी डिस्कस की है, करीब 40 मिनट का है वो वीडियो। आप ठीक है, पैसेज करने के पहले आप उसको ज़रूर देख लीजिए, मतलब कोई भी पेपर देने के पहले जिसमें पैसेज पूछा जाता है, चाहे हिंदी का पैसेज हो चाहे अंग्रेजी का पैसेज हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पैसेज सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो आप इस वाले को, ये जो वीडियो है, इस वाले वीडियो को, इस वाले सेशन को ज़रूर देखिए, निश्चित रूप से देखिए। भले ही आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो 2 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, जब रिजल्ट निकलता है 1 नंबर से सिलेक्शन रुकता है, तब दर्द समझ में आता है कि 2 नंबर की क्या वैल्यू थी, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। ये उसका क्वेश्चन है सीडीपी का। सीडीपी मतलब क्या हुआ, वो जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला वो नहीं, हमारे वाले सब्जेक्ट की, मतलब इंग्लिश की सीडीपी, इसकी बात कर रहा हूँ। अ चाइल्ड इज कंपोजिंग अ पोएम, एक बच्चा पोएम लिख रहा है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर ड्रॉन ऑन द बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर एक पिक्चर ड्रॉ की गई है, मतलब ब्लैक बोर्ड पर कोई, ऐसे मान लीजिए एक बोर्ड है, ये तो ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, वाइट बोर्ड हो जाएगा, इस पर कोई एक पिक्चर ड्रा की गई है। मान लीजिए एक छोटा सा ये बच्चा है, ठीक है, और एक बड़ा सा आदमी है यहाँ पे, ठीक है। ये है, बच्चे को प्यास लगी है और यह बोतल से उसको पानी पिला रहा है, ठीक है। आप ये चित्र देख के कुछ लिखिए, तो लिखने को आता है। एक बच्चा ऐसा ही बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर एक चित्र बना हुआ है, उस चित्र को देख करके एक बच्चा पोएम लिखने की कोशिश कर रहा है। तो जब बच्चा पोएम लिखने की कोशिश कर रहा है तो अपनी कौन सी स्किल का प्रयोग कर रहा है, ये बताना है आपको। तो बच्चा चित्र देखकर पोएम लिखेगा तो कौन सी स्किल होगी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्किल होगी, या नॉलेज बेस्ड स्किल होगी, या साइकोमोटर स्किल होगी, या एप्लीकेशन बेस्ड स्किल होगी। तो एप्लीकेशन बेस्ड स्किल क्या होती है कि आपने उसको कोई रूल सिखाया और उस रूल को अप्लाई कर रहा है।
तो चित्र देख के पोएम लिखना कोई रूल अप्लाई करने जैसा नहीं होता। साइकोमोटर स्किल, साइकोमोटर स्किल का मतलब हाथ पैर चलाने से रिलेटेड होता है, ये भी नहीं होगा। नॉलेज बेस्ड स्किल का मतलब उसको किसी चीज़ की नॉलेज है, ठीक है, कोई सवाल हल कर रहा है, मैथमेटिक्स का कोई सवाल लगा रहा है जो अपने नॉलेज के बेस पर कर रहा है। तो चित्र देख करके पोएम लिखना नॉलेज की बात नहीं होती है, ये बात होती है समझ की, अंडरस्टैंडिंग की। चित्र को वो समझ गया, अच्छे से अंडरस्टैंड कर गया, तो अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड चित्र देखकर उसके भाव को समझा, उसके बाद वो अपनी पोएम लिखना शुरू कर रहा है, तो होगी कौन सी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्किल। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7, एक सिचुएशन दी गई है। देयर आर 4 टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल में 4 टीचर हैं, ठीक। और उसके बाद वन ऑफ द टीचर्स इज़ ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, एक टीचर की गवर्नमेंट ड्यूटी लगी है, मतलब चुनाव में लगा हुआ है। 4 टीचर हैं, 4 में से एक क्या हो गई, चुनाव ड्यूटी में गए हैं, गवर्नमेंट ड्यूटी पे। वन इज़ ऑन लीव, और एक ने छुट्टी ले रखी है ड्यू टू सिकनेस, बीमार होने के नाते। थर्ड वन हैज़ बीन ऑन मेडिकल लीव, थर्ड वन मेडिकल लीव पर है, 3 लोग जा चुके हैं। 4 में से 3 चल रहे हैं छुट्टी पर। अब कितने बचे, बचा केवल इनमें से एक आदमी, ठीक है। देयर आर 5 क्लासेस, ठीक, एक आदमी बचा है, एक टीचर बचा है, 5 क्लास हैं जिसमें 75 स्टूडेंट हैं। अब आ जाओ, विच डिवाइस विल द टीचर अप्लाई इन द सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो कौन सा तरीका अपनाएगा। 75 स्टूडेंट्स हैं और 5 क्लासेज हैं, और टीचर कितना है, एक टीचर है। कैसे मैनेज करेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे, ये पूछा जा रहा है। चलो आ जाओ, ये है, आ जाओ। द टीचर विल प्रोवाइड होमवर्क टू द स्टूडेंट्स, ये बच्चों को होमवर्क प्रोवाइड करेंगे, लोड वाला कोई काम नहीं होता, ठीक है। यहाँ बच्चों को लोड देने पर, जो क्यूरिकुलम है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें जो बताया गया है कि बच्चे के ऊपर कोई लोड नहीं देना है, तो किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन होमवर्क नहीं हो सकता। आप याद रखिएगा, सीधा पनिशमेंट होमवर्क, मतलब कॉर्पोरल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट तो एकदम से हटा दिया गया है, होमवर्क का लोड भी एनसीएफ से हटा ही दिया गया है। तो होमवर्क और पनिशमेंट और ट्यूशन और ये सब उपाय में आएंगे नहीं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है, द टीचर विल मेक द स्टूडेंट्स प्ले थ्रू आउट द डे, वो बच्चों को कहेगा दिन भर की खेलो, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, द टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू डू सेल्फ स्टडी, आप लोग सेल्फ स्टडी करें, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, बिल्कुल नहीं। मोस्ट आइडियल आंसर क्या होगा, द टीचर विल अप्लाई द मल्टी ग्रेड टीचिंग डिवाइस। कौन सा, मल्टी ग्रेड टीचिंग डिवाइस, ये है मल्टी ग्रेड टीचिंग डिवाइस। मल्टी ग्रेड टीचिंग डिवाइस का मतलब क्या हुआ, एक ही क्लास पढ़ाएगा टीचर, अलग अलग ग्रेड का, मतलब क्लास 1 के भी लेवल का, क्लास 2 के लेवल का, क्लास 3 के लेवल का, क्लास 4 के लेवल का, क्लास 5 के लेवल का, सभी क्लास के लेवल का, ये अलग मल्टी ग्रेड हो जाता है। ये हर क्लास का लेवल अलग अलग हो जाएगा, तो हर एक ही क्लास में अलग अलग ग्रेड, अलग अलग लेवल की पढ़ाई करना क्या हो जाता है, मल्टी ग्रेड टीचिंग डिवाइस। तो टीचर के लिए ये ज़रूरी होगा, कौन सा ऑप्शन, डी वाला यूज़ करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि नथिंग इज ईटन वाइल ऑब्जर्विंग फास्ट इन करवा चौथ, फास्ट ऑफ करवा चौथ। तो फास्ट ऑफ करवा चौथ में फास्ट एक्चुअली है क्या, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फास्ट इन द एबव सेंटेंस इज, ऊपर के सेंटेंस में फास्ट क्या है। तो पिछले वाले सेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था फास्ट पर, क्या एडवर्ब नहीं हो सकता, क्या एडजेक्टिव नहीं हो, इसमें से क्या एडजेक्टिव नहीं हो सकता। उसमें हम लोगों ने फास्ट के 2 रूप पढ़े थे। एक फास्ट क्या था, एडवर्ब था, काम करने का तरीका, ही रैन फास्ट मतलब बहुत तेज़ी से दौड़ा, तो फास्ट दौड़ने का तरीका हो गया। और एक फास्ट एडजेक्टिव था जिसमें हमने कहा था फास्ट बॉलर, तो फास्ट बॉलर में तेज़ गेंदबाज, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ है फास्ट ऑफ करवा चौथ, करवा चौथ का व्रत, तो ये जो फास्ट है तीसरा वाला, वो कौन सा फास्ट है, व्रत के लिए। तो करवा चौथ का व्रत, ये व्रत क्या हो गया, अब ये व्रत हो गया नाउन, बात समझ में आ गई। तो फास्ट 3 चीज़ें हो सकती हैं, फास्ट अगर व्रत है तो वो नाउन है, फास्ट अगर तेज के लिए लिखा है तो एडजेक्टिव है, और फास्ट का मतलब हुआ तेजी से,
तेजी से कार्य करने का ढंग हुआ तो एडवर्ब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको सारे के सारे मिल रहे हैं, नाउन भी मिल रहा है, वर्ब तो ये होगा नहीं, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। फास्ट 3 पार्ट ऑफ स्पीच में जा सकता है, बट एट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फास्ट क्या काम कर रहा है, वो नाउन का काम कर रहा है। हियर वो नाइदर एडजेक्टिव नर एडवर्ब। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। क्यों यहाँ फास्ट एडवर्ब है, मतलब है इसका करवा चौथ का व्रत। ठीक है ना, तो बहुत से लोग आप लोगों में व्रत रखते होंगे, लेकिन अगर पूछा गया कि व्रत की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा आपके व्रत का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, ये नाउन है यहाँ पर, और ऑब्जर्व फास्ट लिखा होगा तब भी नाउन ही होगा। खैर ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द वाटर वाज सो कोल्ड, ये लिखा वाटर वाज सो कोल्ड दैट वी कुड नॉट स्विम इन इट, पानी इतना ठंडा था कि हम इसमें तैर नहीं सकते। सो कोल्ड दैट मतलब वह पानी इतना ठंडा था कि हम इसमें तैर नहीं सकते। तो सो दैट, और ये क्या बता रहा, इफेक्ट बता रहा है। पानी इतना ठंडा था, उसका इफेक्ट ये हुआ कि हम पानी में तैर नहीं सकते। जब एक सेंटेंस में काज हो और दूसरे में इफेक्ट दिया हो और जोड़ा गया हो सो और दैट से, तो ये कौन सा क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है ये, सो दैट जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब हम जोड़ते हैं तो सेंटेंस कौन सा पाते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्या पाते हैं, कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर जुड़ा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेगा तो क्या होता है, कंपाउंड। ठीक है ना, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर जोड़े हो तो क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कौन सा आंसर हुआ, बी हो गया। ठीक है, तो वी हैव डन 9 क्वेश्चंस, नाउ वी आर गोइंग टू डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एंड दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चा, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एक सेंटेंस दिया है, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको बदलना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि विल होगा या फिर शैल होगा। विल लिख दूँ, ये तो हिल जैसा दिख रहा है। ठीक है, फिर से फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल या शैल, और इसके बाद क्या लगेगा, बी एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिफ्थ फॉर्म आ गई। तो विल बी, शैल बी, नहीं ये फोर्थ फॉर्म है वर्ब की, विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है ना, तो जो भी, अब हम क्वेश्चन देख लें ना देखें कोई मतलब नहीं, चलो देख लेते हैं। वाई लिखा है, अब वाई है तो क्वेश्चन में भी वाई रहेगा, ध्यान रखिएगा। डिड है तो डिड की जगह विल हो जाएगा, सी अपनी जगह होगा, नॉट अपनी जगह, नॉट हटेगा, नॉट रहेगा, हटेगा नहीं। जहाँ रिवाइज लिखा है, रिवाइज की जगह पर क्या होगा, बी रिवाइजिंग। ठीक है ना, और डिड की जगह विल। अब इतना चीज ढूंढिए। अब पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, सी विल नॉट बी रिवाइज। यहाँ देखिए लिखा है ना, विल नॉट बी रिवाइजिंग, विल नॉट बी रिवाइजिंग लिखा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, लेकिन ये चूंकि इंटरोगेटिव था तो इसको भी इंटरोगेटिव ही हमें होना चाहिए था। अब ये इंटरोगेटिव नहीं है। अब जब आपको इंटरोगेटिव को कंटिन्यूअस में चेंज करने को दिया जाएगा तो आप इंटरोगेटिव ही बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्वेश्चन दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और कहा फ्यूचर बनाइए तो आप फ्यूचर में इंटरोगेटिव बना दीजिए। नेचर नहीं बदलना है, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव, निगेटिव का निगेटिव, इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव, ये आप ना बदलिएगा बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन सिर्फ इसलिए गलत हुआ है, पहला फ्यूचर कंटिन्यूअस में है लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव को निगेटिव बना दिया, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। अगला चलिए, वाई विल सी बी। अब इसमें से नाट उड़ा दिया, देखो यहाँ नाट था, इसमें से नाट उड़ा दिया, तो नाट उड़ा दोगे तो भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, नाट उड़ाना नहीं है। अगला है वाई विल सी नॉट हैव, ये हैव कहाँ से ले आए, ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तीनों गलत हो गए। अब है वाई विल सी नॉट बी रिवाइजिंग हर कोर्स, यही कंप्लीट है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो जब आप कोई टेंस चेंज करेंगे तो टेंस चेंज करने के साथ दूसरी जो चीज़ें लगी हुई हैं उसके साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे टाइप ऑफ सेंटेंस है,
तो अगर टाइप ऑफ सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो जब टेंस आप चेंज करेंगे तो देन आल्सो इट शुड बी टाइप का इंटरोगेटिव, यू कैन नॉट चेंज इट इनटू नेगेटिव और अफर्मेटिव। क्लियर? तो जिस टाइप का सेंटेंस है उसी टाइप का सेंटेंस रहेगा। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात है कि इसमें नॉट वगैरह अगर लगा है तो नॉट वगैरह आप हटाएंगे नहीं। कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगा है तो इंटरोगेटिव को आप हटाएंगे नहीं। आप जब आपको टेंस चेंज करने को कहा जाएगा तो यू कैन चेंज ओनली हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म बदलिएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आपका 1 नंबर तो गया। ठीक है ना? तो बचाइएगा इन सब चीज़ों को, इसीलिए प्रैक्टिस में इस तरह की चीज़ें डाली जा रही हैं कि जिस तरह की आप एग्ज़ाम में गलतियां कर सकते हैं उस तरह की गलतियां करने से बचें और आपके नंबर फालतू में कट ना जाएं। ठीक है? तो चलिए, आज हो गया 10 क्वेश्चन सेट नंबर 9 का। फिर मिलेंगे हम लोग सेट नंबर 10 के 10 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।